हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैकटेक। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने अप्लाइड थर्मोडायनेमिक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हुए हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में अपनी स्टीम टरबाइन की कंपाउंडिंग किस तरीके से हम लोग करते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसको मैंने आपको डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और कार्नोट साइकिल के अंदर मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊँगा कि आप लोग किस तरीके से पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम बना सकते हो, है ना, और किस तरीके से आप लोग एफिशिएंसी निकाल सकते हो। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखो, एक छोटी सी बात मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कार्नोट साइकिल के बारे में ही, कि जो हमारी कार्नोट साइकिल होती है दोस्तों, ये कैसी साइकिल होती है। पहले तो मुझे आप लोग खुद बताओ, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कार्नोट साइकिल के बारे में, तो आप लोग मुझे ये बताओ कार्नोट साइकिल कैसी साइकिल होती है। ये आपकी गैस पावर साइकिल होती है। कैसी साइकिल होती है दोस्तों? गैस पावर साइकिल होती है। इतनी सी बात आपको सबसे पहले याद रखनी है कि कार्नोट साइकिल हमारी कैसी पावर साइकिल होती है। ये हमारी गैस पावर साइकिल होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गैस पावर साइकिल। इसको हम लोग एयर स्टैंडर्ड साइकिल भी बोलते हैं। देखो, इसमें आपको याद क्या रखना है वो मेरी बात ध्यान से सुनिए। कार्नोट साइकिल के अंदर हमारी टू प्रोसेस कैसी होती हैं, वेरी स्लो प्रोसेस होती हैं, ठीक है। और दो प्रोसेस कैसे होती हैं, वेरी फास्ट प्रोसेस होती हैं। ये आपके लिए याद रखने वाली बात है कि मैंने क्या बताया, कार्नोट साइकिल के अंदर आपकी दो प्रोसेस होंगी, वो तो वेरी फास्ट प्रोसेस होंगी, और दो जो प्रोसेस होंगी वो बहुत स्लो प्रोसेस होगी। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और कार्नोट साइकिल किसने दी थी? ये हमारे फ्रेंच के इंजीनियर थे दोस्तों, है ना। फ्रेंच के इंजीनियर थे, उन्होंने कार्नोट साइकिल प्रपोज की थी, ठीक है। अब देखिए, इसमें प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं। मेन चीज़ प्रोसेसेस की आती है। तो देखो, कार्नोट साइकिल के अंदर हमारी 4 प्रोसेस होती हैं। एक तो आपकी होती है आइसोथर्मल कंप्रेशन विद हीट रिजेक्शन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन, है ना, जिसको हम लोग आइसेंट्रोपिक भी बोल देते हैं, फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन विद हीट एडिशन, लास्ट होती है हमारी एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जिसको हम लोग आइसोट्रोपिक भी बोल देते हैं। अब एक चीज़ ध्यान से समझिए दोस्तों, एक चीज़ देखो, ये हमारे पास क्या है, ये आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। ये हमारे पास क्या है, जल्दी से बताओ, हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सिलेंडर है, और इसके अंदर हमारी क्या लगी है, ये हमारी पिस्टन लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे टीडीसी होता है, ये बीडीसी होता है, आप सभी ये सब जानते ही होंगे, है ना। तो इसके आगे हमने क्या लगाई है, ये जो आपकी लगी हुई है दोस्तों, ये है आपकी बॉल, है ना। ये क्या है, बॉल लगी हुई है। ये कैसी बॉल है, ये परफेक्टली इंसुलेटेड बॉल लगी हुई है। इसके आगे आपके सिंक सोर्स है, मैक्सिमम प्रेस टेम्परेचर, और एक आपका सिंक है जिसको मिनिमम टेम्परेचर बोल दिया है ना, T1 और T2। ये हमारा थोड़ा सा डायग्राम हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी जो प्रोसेस है दोस्तों, आइसोथर्मल कंप्रेशन विद हीट रिजेक्शन, है ना, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन विद हीट एडिशन, ये जो प्रोसेस हैं, इनका किस तरीके से हम लोग पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम बनाते हैं उसको समझिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये डायग्राम आपको बना के आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो देखिए, अगर मैं बात करूं आपकी पीवी डायग्राम की, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, ये अपना एक ग्राफ बना लिया, ठीक है। ये आपके लिए समझने वाली बात है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कार्नोट साइकिल में दो ही बातें आपको याद रखनी है। दो प्रोसेस आपकी वेरी स्लो प्रोसेस होती हैं, और दो प्रोसेस इसकी फास्ट प्रोसेस होती हैं, ठीक है। और इसका किस तरीके से हम लोग पीवी टीएस डायग्राम बनाते हैं इसको समझ लीजिए। देखो, हमने एक ग्राफ बना लिया। अब ग्राफ में आप लोगों को ध्यान देना है, दो प्रोसेस जो मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी बताई थी। एक तो आइसोथर्मल कंप्रेशन विद हीट एडिशन, है ना, और आइसोथर्मल कंप्रेशन विद हीट रिजेक्शन। तो मैंने सबसे पहले क्या बनाया, ये जो मैं ब्लू से आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है, हमारी आइसोथर्मल, है ना, हीट एडिशन वाली है, इसीलिए मैंने क्यू इन लिखा यहाँ पर। फिर इसके बाद क्या आएगी, अपनी एडियाबैटिक प्रोसेस आएगी। एडियाबैटिक कौन सी, कंप्रेशन वाली, है ना। यहाँ पर जो हो रहा है दोस्तों, ऊपर जो मैंने ब्लू से दिखाया, ये आपका एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। यहाँ फिर क्या है दोस्तों, देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस दोबारा से आगे नीचे। अगर मैं इसको आपको ग्रीन पेन से दिखाऊं, तो ये हमारी क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक और हमारे ऊपर बढ़े हम लोग, ये क्या है आपकी एडियाबैटिक कंप्रेशन वाली, ठीक है। तो यहाँ मैंने एडियाबैटिक लिख दिया, यहाँ भी मैंने एडियाबैटिक लिख दिया।
ये हमारा आइसोथर्मल है और ये भी हमारी आइसोथर्मल है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, आपका हीट एडिशन हो रहा है। अब देखो, अब इसकी कहानी आप लोग समझिए, इसमें क्या करना है आपको। देखो, ये तो हमने अपना पीवी डायग्राम बना लिया और आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीके से हमने पीवी डायग्राम बनाया। अगर मैं टीएस डायग्राम के बारे में बात करूं कि भाई टीएस डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, तो देखो टीएस डायग्राम में कोई बड़ी बात नहीं है। टीएस डायग्राम भी आप लोग देख सकते हो। ये हमने क्या किया, अपना एक ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के बाद यहाँ पर आपने टी ले लिया, यहाँ पर आपने एस ले लिया और इसका जो टीएस डायग्राम बनता है वो स्क्वायर शेप में बनता है। लो, हमने बना दिया, है ना। 1 2 3 4 इस तरीके से हमने इसकी नंबरिंग दे दी। इसी तरीके से यहाँ भी आपने नंबरिंग दी है। ये आपने 1 दिया है, ये आपने 2 दिया है, ये आपने 3 दिया है, ये आपने 4 दिया है। तो मैंने क्या बताया, 1 से 2, ये 1 से 2 हो रही है आपकी कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, हीट रिजेक्शन वाली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, आपका हीट रिजेक्शन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर Q आउट लिखा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर Q आउट लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, ये Q आउट लिखा हुआ है। अब 2 से 3 मैंने आपको क्या बताया था, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये 2 से 3 हमारी क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब 3 से 4 मैंने आपको क्या बताया था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन बताया था, वो भी हीट एडिशन वाली, इसलिए मैंने Q इन लिख दिया। ऐसी 4 से 1 हमारी प्रोसेस हो रही है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो ये हमारी 4 प्रोसेस हो गई। अब देखो, अगर मैं इसकी कैलकुलेशन की बात करूँ, देखो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं हीट एडिशन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। जो हमारी हीट एडिशन हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर हीट एडिशन आपका हो रहा है, इसके बारे में निकालना है हमें। तो हीट एडिशन किस में हो रहा है, 3 और 4 के बीच में हो रहा है। तो मैंने हीट एडिशन 3 से 4 लिख लिया। अब एक कहानी आप लोग याद करो, आपने अगर थर्मोडायनेमिक पढ़ी है तो वहाँ पर आपको याद होगा, जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगाते हैं, याद आ रहा है थोड़ा सा, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्लू, है ना। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यानी कि थर्मोडायनेमिक से निकल कर आता है ये वाला रिलेशन, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर आइसोथर्मल है तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो हम यहाँ पर ये वाला रिलेशन लगाएंगे, डेल क्यू बराबर डी डब्लू प्लस डेल डब्लू। यहाँ से टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो गया, है ना। फिर अगर आप बात करोगे तो U बराबर, U जो हमारा इंटरनल एनर्जी है, ये फंक्शन होता है किसका, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो यहाँ से हमारा U ये भी कांस्टेंट हो जाएगा और जो हमारा डी यू है ये हमारा 0 हो जाएगा। तो अगर हमारा डी यू 0 हो गया दोस्तों, तो डेल डब्लू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल क्यू के बराबर हो जाएगा। वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूँ, अगर मैं डेल डब्लू को इस फॉर्म में लिखूँगा, ये आपने थर्मोडायनेमिक में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, MRT ln V2/V1, है ना। लॉग के फॉर्म में हम इस तरीके से इसको लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ जो हमारी हीट एडिशन जो प्रोसेस हो रही है दोस्तों आइसोथर्मल वाली, ये 3 to 4 में हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, V2/V1। तो आपको क्या लिखना है, V4/V3 लिखना है, क्योंकि 3 to 4 में हो रही है। तो वही मैंने लिख दिया, Q in MRT3 ln V4/V3। ये तो हमने हीट एडिशन निकाल दिया। इसी तरीके से हम लोग हीट रिजेक्शन निकाल लेते हैं सबसे पहले। बहुत सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ मैं। तो हीट रिजेक्शन हमको पता है हीट रिजेक्शन किस में हो रहा है, 1 से 2 में हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो देखो 1 से 2 में अगर हम लगाएंगे तो सेम लगा दो, Q आउट MRT1 यहाँ पर, है ना। यहाँ 1 to 2 है तो T1 V1/V2, है ना। तो इस तरीके से हमने हीट रिजेक्शन लगा दिया। आई थिंक अभी तक आपको सब समझ आया होगा कि किस तरीके से हम लोग हीट एडिशन निकाल रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए और किस तरीके से हम लोग हीट रिजेक्शन निकाल रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप अगर देख पा रहे हो, देखो अब हम क्या करेंगे 2 से 3 के बीच में। देखो अब यहाँ पर हमने क्या किया, 2 से 3 में गए। देखो अगर मैं 2 से 3, आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस है और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, T2 V2 गामा -1, है ना, V2 की पावर गामा -1, यहाँ पर T3 V3 की पावर गामा -1, है ना। ये रिलेशन हमारा कहाँ से आता है, थर्मोडायनेमिक से आता है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, V3 ये है अपना, तो V3 ये वाला V2 इधर ले आए गामा -1, यानी कि जो गामा -1 वाला जो आपका है ना, गामा -1 वाली जो है, तो इनको एक तरफ लिया है हम लोग और सेकंड तरफ हमारा दूसरा वाला रह गया। सेम हमने यही किया है। तो
तो ये गामा माइनस वन, ये गामा माइनस वन, यहाँ पर आपका गामा माइनस वन आ गया, ये V2 है, ये V3 है, तो V3 अपॉन V2 हो गया। यहाँ से T2 और ये T3 इसके नीचे आ गया, सिंपल सी बात। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 और 4 आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस थी, है ना, तो यहाँ पर भी सेम हम लोग लगा देंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। याद करो थर्मोडायनेमिक में हम लोग कौन सी रिलेशन लगाते थे, T1 V1 की पावर गामा माइनस वन, यहाँ पर T4 V4 की पावर गामा माइनस वन, ये हमने लगा दिया। अब गामा माइनस वन और गामा माइनस वन एक साइड हमने लिख लिया V1 अपॉन V4, है ना, V1 अपॉन V4 गामा माइनस वन, ये हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर T4 था और T1 इसके नीचे ले आए हमने, यहाँ लिख दिया T1। ये आपको समझ आ गया होगा। और एक चीज़ अगर ग्राफ से नोटिस करोगे, हमने ग्राफ किस तरीके से बनाया था, हमने ग्राफ दोस्तों इस तरीके से बनाया था। यहाँ पर ये कुछ प्रोसेस थी आपकी, है ना, ये हमने ग्राफ बनाया था इस तरीके से। तो आप लोगों को पता है ये हमारा क्या था, ये हमारा 4 था, ये हमारा 3 था, है ना, ये हमारा 2 था, ये हमारा 1 था। तो ये देखो T3 को हम लोग T3 को हम लोग T4 के बराबर लिख सकते हैं, ऐसे T1 को हम लोग T2 के बराबर लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो आपका दे रखा है V3 अपॉन V2, है ना, तो इसको बस हमने अरेंज करना है, कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि दोनों की पावर एक चीज़ बड़ी बराबर हो जाए। देखो मैंने कैसे अरेंज किया, ये V3 अपॉन V2 है, ये मैंने ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पर आपका T2 था और यहाँ पर आपका T3 था, तो T3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, T3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, T4, तो मैंने T3 की जगह T4 लिख दिया, ठीक है। यहाँ जो T2 था इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, T1, तो मैंने T1 लिख दिया, कुछ नहीं किया। ये T2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, T2 की जगह मैंने T1 लिख दिया, और T3 की जगह मैंने क्या लिख दिया, T3 की जगह मैंने T4 लिख दिया, तो ये T1 अपॉन T4 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर T1 अपॉन T4 था अपना, तो T1 अपॉन T4 तो है ही हमारा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जो T1 अपॉन T4 था दोस्तों, वो T1 अपॉन T4 तो यहाँ पर है ही, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है V4 अपॉन V1 मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर T4 अपॉन T1 था और मेरे को चाहिए यहाँ पर T1 अपॉन T4, तो मैंने बस उल्टा कर दिया, ये हमारा निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग साफ साफ देख पा रहे हो T1 अपॉन T4 के बराबर V3 अपॉन V2 है, ऐसे T1 अपॉन T4 के बराबर V4 अपॉन V1 है ना। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो V3 अपॉन V2 बराबर V4 अपॉन V1, और इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे तो V1 अपॉन V2 और V4 अपॉन V3 हो जाएगा। कुछ नहीं, ये इस V3 को इसके नीचे ले गया हूँ मैं, है ना, और V1 को इसके ऊपर ले गया हूँ, ये सेम मैंने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा मैंने ये क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया, जब अभी आप एफिशिएंसी निकालोगे ना उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर एक साथ दिखा नहीं सकता था, इसीलिए मैंने आपको अभी करके दिखा दिया। अब लो इसकी एफिशिएंसी निकाल लो कि भाई किस तरीके से आप लोग एफिशिएंसी निकालोगे। लो एफिशिएंसी निकालो फटाफट से। देखो एफिशिएंसी क्या होती है, WQ इन बराबर Q इनपुट माइनस Q आउटपुट अपॉन Q इनपुट, ये आप सभी जानते हैं। और Q इन हमने स्टार्टिंग में निकाला था, क्या निकाला था याद करो, हमने स्टार्टिंग में जो Q इनपुट निकाला था वो क्या निकाला था, हैं याद करो, फटाफट से याद करो। हमने Q इनपुट निकाला था अपना, क्या निकाला था, MR T3 ln V4 अपॉन V3, है ना। स्टार्टिंग में हमने Q इनपुट ये निकाला था, तो मैंने वही लिख दिया MR T3 ln V4 अपॉन V3, ये हमने Q इनपुट लिख दिया। इसी तरीके से Q आउटपुट हमने निकाला था MR, क्या निकाला था, MR T1 ln V1 अपॉन V2, है ना, ये हमने Q आउटपुट निकाला था, तो V1 अपॉन V2 हमने ये लिख दिया। यहाँ पर Q इनपुट हमने सेम ये लिख दिया VR T3 ln V4 अपॉन V3। और अभी आपने ऊपर देखा ही था थोड़ी देर पहले, है ना, क्या देखा था, देखो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। इन सबको मैंने क्या कर लिया था, यहाँ पर इन सबको मैंने क्या कर लिया था, देखो दोस्तों सबको मैंने बराबर कर लिया है ना। ये मैंने अभी बराबर करके दिखा दिया था आपको, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। ये बराबर करने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पर जो आपका MR था, MR से MR तो कट गया, लो सारे MR कॉमन होके कट गए, है ना। V4 अपॉन V3 ये भी कट गया, V1 अपॉन V2 V4 अपॉन V3 ये सब आपस में कट जाएंगे, जो मैंने आपको बता चुका हूँ अभी, है ना। ऊपर ln से ln कट जाएगा, ये सारे ln कट जाएंगे। रह क्या गया आपका, रह क्या गया,
ये आपका एक T3 रह गया, ये आपका T1 रह गया और यहाँ आपका T3 रह गया। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या निकल गया, T3 माइनस T1 अपॉन T3। और इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, हमारी जो कार्नोट की एफिशिएंसी है 1 माइनस T1 अपॉन T3, है ना, 1 माइनस T1 अपॉन T3। और कभी कभी आपको पता है जो आपने ग्राफ बनाया था, तो T1 अपना क्या था, मिनिमम था, और T3 आपका क्या था, मैक्सिमम था। तो ये कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी निकल कर आती है 1 माइनस T मिनिमम अपॉन T मैक्सिमम। तो दोस्तों ये इस तरीके से आपकी कार्नोट थ्योरम ख़त्म होती है, यानी कि कार्नोट साइकिल हमारी ख़त्म होती है, जिसको हम लोग गैस पावर साइकिल भी बोलते हैं, है ना, या फिर एयर स्टैंडर्ड साइकिल भी बोलते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।